Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने आज फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ, तो आप ये मेरी सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जो मेरी ये क्लासेज हैं जिसमें जो फर्स्ट पेपर है वो एमफिल और पीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ज्योग्राफी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए या फिर किसी भी स्टेट के कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के लिए भी। तो मैं यहाँ पर आपको रेगुलर जो जून 2020 में जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसके लिए, साथ ही साथ 2020 में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी होंगी उन सभी के लिए मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरी इन क्लासेज को बिल्कुल ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री हैं। साथ ही साथ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हूँ जहाँ पर मैं आपको ये सभी पीडीएफ, ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस, नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस ये आपको करवाऊंगा। तो आप मेरे उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने टोटल और जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लासेस थी उनको बिल्कुल सीरियल वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी है। एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक खगोलीय एकक दूरी है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा, ऑप्शन ए है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ऑप्शन बी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ऑप्शन सी है सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी, और ऑप्शन डी है प्लूटो व सूर्य के बीच की दूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से कौन सा एक 165 डिग्री पूर्व और 165 डिग्री पश्चिम पर स्थित स्थानों के मध्य स्थानीय समय का अंतर है? तो देखो, जो ये वाला क्वेश्चन था मेरा, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ के, और दूसरा क्वेश्चन है 35वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो। किसको? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने का क्वेश्चन है दूसरा। तो सूची फर्स्ट है पी तरंगे, सेकंड है एस तरंगे, और ऑप्शन सी में है जो बिल्कुल नीचे दिया हुआ है एल तरंगे। देखो, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा एल तरंगे। तो जिसमें जो लिस्ट सेकंड है उसमें दे रखा है ऑप्शन ए में, यहाँ पर है ऑप्शन ए, इसमें दे रखा है इन तरंगों में संचरण की दिशा तथा कणों का दोलन एक दूसरे के समकोण पर होता है। दूसरे नंबर पर है ये तरंग ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं। और तीसरे में दे रखा है ध्वनि तरंगों की बाती अनुदैर्ध्य होती हैं। और यहाँ पर ये 4 मिलान दे रखा है जो आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी, और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है। ये बिल्कुल 4 ऑप्शन है। अब हमें इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है ये यहाँ से हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कि जो ए है वो 2 से, बी है जो 1 से, और सी है जो 3 से। देखो, मैं यहां मिला देता हूं। ए है जो पी तरंगे हैं, जो ये तरंगे ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। पी तरंगे ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। जो एस तरंगे होती हैं इनकी जो संचरण की दिशा होती है और इसमें जो कणों का कंपन होता है
वो इनकी दिशा के समकोण पर होता है। मतलब ये तरंगे इस तरीके से चलती हैं, बिल्कुल इस तरीके से चलती हैं ये तरंगे, बिल्कुल इस तरीके से, और इनकी ये जो दिशा होती है वो इस तरीके से होती है आगे की ओर, और इसमें ये ऐसे ऊपर नीचे समकोण पर समकोण बनाती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं। और उसके बाद जो तीसरा है एल तरंगे, इसमें क्या है, ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य होती हैं। जो एल तरंगे होती हैं वो ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्ध्य होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, सागरीय तट के पास स्थल मंडल के सागर तल पर के ऊपर उठने के फलस्वरूप निर्मित मैदान का उदाहरण है। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक तटीय मैदान। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक तटीय मैदान। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुमंडल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा ppm में है लगभग। तो जो 37वां क्वेश्चन है उसमें है कि वर्तमान में वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा ppm में लगभग 400 ppm। जो CO2 की मात्रा है वायुमंडल में वो 400 ppm के बराबर है। उसके बाद है जो नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, कि निम्न में लवणता किसमें सुमेलित है, कि निम्नलिखित में से किसमें लवणता सुमेलित है, और ये क्वेश्चन नंबर 38वां है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांगो के सम्मुख 34 लवणता पाई जाती है, 34% लवणता पाई जाती है। जो कांगो नदी घाटी क्षेत्र है यहाँ पर जो लवणता है वो 34% के आसपास पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 34% के आसपास पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां। देखो 39वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है बिल्कुल डिस्प्ले पर, कथन ए और कथन 2। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। कथन 1 है लाल सागर में अत्यधिक लवणता है, और कथन 2 है लाल सागर में वाष्पीकरण की दर अधिक है। लाल सागर में अत्यधिक लवणता है, लाल सागर में वाष्पीकरण की दर अधिक है। तो इसमें ऑप्शन ए है दोनों कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन बी है दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, और ऑप्शन सी है कथन फर्स्ट सही है कथन सेकंड गलत है, और ऑप्शन डी है कथन सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर मैंने सही कर दिया है लेकिन यहाँ पर गलत आएगा। क्या आएगा, गलत। ग ल यहाँ पर सही ढंग से नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि ये जो लैपटॉप का कीबोर्ड का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, लॉकडाउन की वजह से मैं माउस नहीं खरीद पाया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गलत है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले समझना होता है कि दोनों कथन सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग बातें हैं जो चारों की चारों वो कथनों से रिलेटेड है, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि ये चारों कथन सही है या नहीं। तो जो कथन फर्स्ट है वो पढ़ते हैं दोबारा, लाल सागर में अत्यधिक लवणता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लाल सागर में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो लाल सागर है उसमें लवणता भी अधिक होती है, वहां पर वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। कैसे हैं, देखो लाल सागर में अत्यधिक लवणता है क्योंकि लाल सागर में वाष्पीकरण की दर अधिक है, इसलिए लाल सागर में अत्यधिक लवणता होती है। यहां पर क्योंकि ऐड करना है जब आप इस तरीके से चलो तो, और यदि आप इस तरीके से चलते हो जब, तो यहां पर आपको इसलिए ऐड करना है। इस डायरेक्शन में आपको क्योंकि ऐड करना है, यहां पर आपको इसलिए याद करना है, ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है टेगा वनस्पति में अधिकांश वृक्ष सदाबहार किस्म के होते हैं जिनकी ऊंचाई 12 से 21 मीटर के बीच में होती है। ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति क्षेत्र को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है टुंड्रा प्रदेश में तेज गति से बिलजाट पवन चलती हैं, और ऑप्शन डी है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में हंगरी के मैदान को पुष्टौज कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि चारों में से कौन सा गलत है। तो देखो टेगा वनस्पति में अधिकांश वृक्ष सदाबहार होते हैं जिनकी ऊंचाई 12 से 21 मीटर के बीच में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र को गेहूं का भंडार कहते हैं, यहाँ पर यह बात गलत है, क्योंकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र होते हैं उनको गेहूं का भंडार कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनको गेहूं का भंडार कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में बिलजाट पौने चलती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर बिलजाट पौने चलती हैं जो बिल्कुल ठंडी पौने होती हैं। और नेक्स्ट है डी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में हंगरी के मैदान को पुष्टौज कहा जाता है।
कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको हर स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा जो हंगरी है वहां पर पुस्टोज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। एक साइड खनिज है और दूसरी साइड 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है। तो पहला है तांबा झारखंड में, जहां पर तांबा झारखंड, निकल ओडिशा और टंगस्टन केरल। अब हमें इनमें से पता चलाना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो 44वां क्वेश्चन है उसका कथन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो निकल है वो ओडिशा में 90% पाया जाता है, कि भारत का 90% निकल ओडिशा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में पाया जाता है। बाकी झारखंड में 90% तांबा नहीं पाया जाता और केरल में 90% टंगस्टन नहीं पाया जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर ये पीडीएफ है, यूट्यूब चैनल है यूनिक स्टडी विद अजय, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है जहां पर आप पीडीएफ भी ले सकते हो। और ये जो मेरी ज्योग्राफी क्लास है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 41वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। उसके बाद दूसरा है पृथ्वी की सतह सपाट न होकर उसमें अवनमन एवं उभार होता है। और जो ऑप्शन 3 है वो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पूर्णतः वर्ताकार नहीं होता है। अब ये यहाँ पर 3 कथन है, हमें पता चलाना है कि तीनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो देखो यहाँ पर जो कथन जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर ये जो तीनों की तीनों बातें हैं वो बिल्कुल गलत है। क्या है? तीनों बातें बिल्कुल गलत हैं। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, यह बात भी बिल्कुल गलत है। पृथ्वी सतह सपाट न होकर उसमें अवनमन एवं उभार है, यह भी बात गलत है। उभार है लेकिन अवनमन नहीं है। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पूर्णतः वर्ताकार नहीं है, बिल्कुल यह कथन भी गलत है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का जो कक्ष होता है वो पूर्णतः वर्ताकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, टर्की किनके मध्य स्थित है। जो टर्की है वो काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है? काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। टर्की काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है? काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य। 43वां क्वेश्चन है किस एक स्थान पर एशिया का प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो वो है कांडला, जो कि गुजरात में है। कांडला कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है कांडला, जहां पर एशिया का प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया था। उसके बाद 45वां क्वेश्चन है लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है। कि जो लाल मिट्टी होता है उसका रंग लाल होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो उसका सबसे बड़े कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। किसकी? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टाइगर रिजर्व सही नहीं है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश और मोलेम गोवा। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो देखो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। इसके अलावा कान्हा मध्य प्रदेश में यह बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहां पर है? उत्तराखंड में।
जो जिम कॉर्बेट है वो उत्तराखंड में है और जो मोलेम है वो गोवा में। कहां पर है? गोवा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखो उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु। यहां पर लौटते हुए मानसून से बरसात होती है। क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है? तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु। किससे? लौटते हुए मानसून से भी सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु ही प्राप्त करता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक, जो क्वेश्चन नंबर 48 है। अमरकंटक की पहाड़ियां निम्न में से कौन सी नदियों का स्रोत है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ताप्ती, महानदी और सोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वो नर्मदा और सोन इन दो नदियों का स्रोत है। अमरकंटक की पहाड़ियां नर्मदा और सोन नदियों का स्रोत है। किसका? नर्मदा और सोन नदियों का। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का जो ज्योग्राफी का वीडियो था, वो कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस वीडियो बोल सकते हैं इसको हम। और इसमें आप कितने क्वेश्चन सही करते हो ये कमेंट करके बताना। साथ ही साथ यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मेरे से इनकी पीडीएफ ले सकते हो, जिनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी वो डेस्क्रिप्टिव क्लास भी ज्वाइन करो, जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो। थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।